बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रज़ा एकेडमी की जानिब से मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम सोशियोलॉजी 101 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए आइए चलते हैं लेक्चर की जानिब। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में। तो चलिए आइए चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Perspective means a view or an outlook or an approach or an imagination. Perspective का मतलब क्या होता है कि आप एक व्यू यानी कि आप एक देख रहे हैं, एक व्यू से उसको, एक एंगल से उसको देख रहे हैं। आउटलुक, ठीक है, ये सारी चीज इमेजिनेशन का। पर्सपेक्टिव आप किसी के बारे में इमेजिन क्या करते हैं कि आया वो चीज कैसी है, ठीक है। कोई कल्चर है तो क्या आपके नजदीक वो कल्चर अच्छा है या बुरा है या बैकवर्ड है या मॉडर्न है। तो ये क्या है, ये आपका पर्सपेक्टिव है, आपकी सोच है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, एन अप्रोच टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर बाय प्लेसिंग इट विद इन इट्स ब्रॉडर सोशल कंटेक्स्ट, ठीक है। यानी कि आप उसको ब्रॉडर सोशल कंटेक्स्ट में अगर किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करें कि लोगों का बिहेवियर एक खास तर्ज का क्यों है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहेंगे। यानी कि लोग अगर किसी एक सोसाइटी में रहते हैं तो जाहिर सी बात है वो कल्चर भी शेयर करते हैं, और एक इलाके में रहते हैं तो जाहिर सी बात है टेरिटरी भी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो हमने देखना है कि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर पे इफेक्ट करती है, ठीक है। तो मसला इसके आपको मिसाल एक नेगेटिव सेंस में नहीं लेना। जैसे हमने सोचा, कहते हैं कि फैसलाबाद के लोग होते हैं वो ज्यादातर झुकते करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर है जिसको सोशियोलॉजी के नजदीक है कि हम अगर हमने चेक करना है कि ऐसा बिहेवियर उनका क्यों है तो हम उनकी लोकेशन को देखेंगे जिधर वो लोग रहते हैं। यानी कि फैसलाबाद के लोगों का हम एनालाइज करेंगे कि वो ऐसा बिहेवियर उनका क्यों है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ सीम टू फॉलो सर्टेन प्रिडिक्टेबल पैटर्न, ठीक है। यानी कि इंसानी जिंदगी जो है वो एक पैटर्न को फॉलो करती है। हम देख के बता सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि फलान जो इलाके के लोग हैं उनका एक बिहेवियर जो है एक सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर है जिसको हम पहले से इमेजिन कर सकते हैं अगर हमने उस इलाके को एनालाइज किया हुआ है। तो इसकी मिसाल एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट में आप इस तरह ले सकते हैं कि जैसे एक पाकिस्तान के बारे में एक परसेप्शन है कि हम लोग शलवार कमीज ज्यादा पहनते हैं, ठीक है, और हम एक इस्लामिक कंट्री है तो एक मतलब एक सर्टेन प्रिडिक्टेबल पैटर्न होगा हमारा इस्लामिक वे के लिहाज से। तो ये भी दूसरे लोगों को देख के पहचान के बता सकते हैं कि ये कोई पाकिस्तानी जा रहा है। इंडियन और पाकिस्तानी में थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल इस वजह से हो जाता है कि क्योंकि वो भी हमारा कल्चर और उनका कल्चर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जैसे वहां भी मुस्लिम्स हैं, यहाँ भी मुस्लिम्स हैं, और अगर शलवार कमीज पहनी हुई तो हम नहीं डिफरेंशिएट कर सकते देख के क्या ये इंडियन है या क्या ये मुस्लिम है, यानी कि क्या ये पाकिस्तानी है या क्या एक इंडियन है, ठीक है। तो ये एक यानी कि हमारे एक बिहेवियर में एक सर्टेन टाइप ऑफ पैटर्न है। आवर लाइव्स डू नॉट अनफोल्ड अकॉर्डिंग टू शेयर चांस नॉर we decide for ourselves how to live, act on and what is called free will। यानी कि अगर हम किसी एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम तो समझते हैं ना कि हम कोई भी काम करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन आपको अगर एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखें तो आप कोई भी काम करते हैं तो वो आप अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स के लिहाज से कर रहे होते हैं, ठीक है। आप कोई भी वो काम नहीं करते जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ होता है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, अपने इलाके में रहते हैं, तो जो आपके इलाके का रवाज है आप उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप इधर मतलब अगर आसानी के लिए आप यही कह सकते हो कि यहाँ आप शलवार कमीज पहनते हैं ज्यादातर गांव के लोग जो हैं, लेकिन अगर यही गांव के लोग अगर अमेरिकन सोसाइटी में चले जाएं तो वहाँ मैक्सिमम लोग क्योंकि पैंट पहनते हैं, और वो बंदा जो यहाँ से गया है वहां जाकर वहां की सोसाइटी को फॉलो करेगा तो वो वहां जीन्स वगैरह पहनेगा। तो ये इसकी एक मिसाल है, ठीक है। फॉर ह्यूमन बीइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी इज एसेंशियल, ठीक है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन चाइल्ड, फॉर सोशल एक्सपीरियंस नर्चर, ठीक है। अब होता है कि इंसानी बका की जो वजह है वो सोसाइटी है कि अगर कोई एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान ना रहते हो तो वहां एक अगर मतलब बच्चा पैदा हुआ है और उसके आसपास कोई लोग नहीं है तो उस बच्चे के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चा तो कुछ भी नहीं कर सकता
وہ ہل جل تو سکتا نہیں، ظاہر سی بات ہے والدہ نے اس کو سارا فیڈ کرنا ہے، اگر والدہ ہی نہ ہوگی تو وہ بیچارہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے؟ اور اگر صرف ایک ہی بندہ ہے اور اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں ہے، تو وہ اس کی نرچر نہیں ہوگی، مثلا وہ اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، اس کی مثالیں 3-4 ملی ہیں جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا. 3 بچے تھے جو کسی وجہ سے جو ہے نا ان کو سوسائٹی سے علیحدہ کر دیا. تو سوسائٹی سے علیحدہ کرنے کی وجہ سے ان میں جو کیپیسٹی تھی، جو یعنی کہ ڈیولپ ہونے کی کیپیسٹی تھی، فزیکل گروتھ کی بات نہیں کر رہا، مینٹل گروتھ کی بات کر رہا ہوں، تو اس کی مینٹل گروتھ دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور وہ ایک نارمل سٹیزن بننے میں کچھ کو بہت زیادہ ٹائم لگا، اور کچھ بیچارے نارمل یعنی کہ نارمل ہیومن بینگ نہیں بن سکے، ان میں تھوڑا بہت مینٹل ڈس آرڈر تھا. تو یہ میں جو آپ کو بتا رہا تھا، یہ 3 کیسز آنا، پتہ نہیں آگے نام بھی بڑے عجیب عجیب سے لکھا، جینی اور اسابیلا، پتہ نہیں اس طرح کا لکھا ہوا ہے نا. تو یہ جو بتا رہے ہیں کہ جینی جو 13 ایئرز کی ایج میں ڈسکور ہوئی تھی، یعنی کہ 13 سال اس کو سوسائٹی سے علیحدہ رکھا گیا تھا. علیحدہ رکھا سے نہیں مطلب ڈسکور ہوئی تھی کسی وجہ سے، یہ ہمارا ایک وہ کنٹیکسٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کو کیوں رکھا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے رکھا گیا تھا. اور جب یہ ڈسکور ہوئی تھی تو یہ نہ بول سکتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ان کی فزیکل گروتھ ہوئی تھی تھوڑی بہت، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو فیڈ تو کیا جاتا تھا لیکن ان سے بات نہیں کی جاتی تھی، انہوں نے کبھی کسی کی آواز نہیں سنی تھی، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ملے نہیں تھے. تو جب ان کو ڈسکور کیا گیا تھا تو یہ نہ بول سکتے تھے اور نہ چل سکتے تھے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ ٹائم لگا ان کو دوبارہ ایک نارمل ہیومن بینگ بننے میں، اور کچھ بیچارے تو یعنی کہ نارمل ہیومن بینگ بن بھی نہیں سکے، ان میں اتنی نرچر کی جو کیپیسٹی تھی وہ ڈیمیج ہو گئی تھی. اسی طرح کیا ہے کہ سیئنگ دا جنرل ان دا پرٹیکولر، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے جنرل بیہیویئر کو یعنی کہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پرٹیکولر پیپل پہ. یار اسی بات ہے، اگر آپ کوئی ایک علاقہ ہے تو آپ ہر ایک بندے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتے، آپ 3-4 یا 5-6 بندوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو آپ ایک اپنے مائنڈ میں پرسپیکٹو بنائیں گے کہ بھائی یہاں کے لوگوں کا اس طرح کا بیہیویئر ہے. اور یہ آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ یہ پیٹر برگر نے دیا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی جنرل پیٹرن ان دا بیہیویئر آف پرٹیکولر پیپل، کہ آپ کچھ لوگ لے لیں اور ان کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں اور اس کی بنا پہ آپ کہیں کہ فلاں جو علاقہ ہے یا فلاں جو ایریا ہے ان کے لوگوں کا بیہیویئر اس طرح کا ہے. تو یہ کیا کہلائے گا؟ سیئنگ دا جنرل ان دا پرٹیکولر. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. سوسائٹی ایکٹ ڈفرنٹلی آن various categories of people, children compared to adult, women compared to men, general categories to which we belong shape our experience. ٹھیک ہے، اس کا یہی ہے نا کہ آپ ایک چھوٹا بچہ ہے اس سے آپ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اڈلٹ یعنی کہ مرد، عورت اور مرد میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. عورت کا جو رول ہے سوسائٹی میں وہ کسی اور طرح کا ہوتا ہے، جو مرد کا رول ہے وہ کسی اور طرح کا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ دونوں کے مختلف قسم کے رولز ہیں، اور یہ رولز کس نے اسائن کیے ہیں؟ یہ سوسائٹی نے اسائن کیے ہیں. اگر ایک بچہ ہے اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس پہ لوگ اتنا اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیتے کہ یہ بچہ ہے، اسے سمجھ نہیں ہے کسی چیز کی. لیکن اگر وہی غلطی کوئی ایک بڑا کرتا ہے تو اس کو پنشمنٹ بھی دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سوسائٹی کے نارمز کے مخالف جا رہا ہے، اور اس کا رول جو اس نے وہ غلطی کی ہے وہ اس کے رولز کے منافی ہے. ٹھیک ہے، تو ایج کیا ہے؟ آپ کا سوشل کنسٹرکشن ہے، یعنی کہ ایج کے لحاظ سے سوسائٹی نے کچھ رولز رکھے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے ڈیپینڈنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایڈلٹ ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو سروائیو کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بچہ ہے تو وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا اپنی فیملی پہ کہ جو اس کی فزیکل گروتھ اور مینٹل گروتھ کی ذمہ دار ہوگی. آگے اس کے بارے میں ایج کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کس ایج تک کے مرد عورت کو بچہ کہیں گے. مرد عورت کہہ گیا مطلب کس ایج کو آپ بچہ کہتے ہیں، اور کس ایج آپ کہیں گے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو ایج ہے یہ ینگ ایج ہے، اور ٹین ایج کون سی ہوگی. اسی طرح بوڑھے کو آپ کہنا کس طرح ڈیفائن کریں گے کہ کس ایج سے اوپر اگر بندے کی ایج ہو جائے تو وہ بوڑھا کہلائے گا. تو یہ بھی ایک یعنی کہ ایج کیا ہے؟ سوشل کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے، کہ ایج کے لحاظ سے آپ نے رولز کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا ہے تو اس کا رول سوسائٹی میں کچھ اور ہوگا، ینگ ہے تو اس کا رول کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کا جینڈر بھی جو ہے وہ بھی جینڈر کیا ہے؟ وہ بھی ایک سوشل کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے،
आगे सोसाइटी डिफाइन द स्टेजेस ऑफ लाइफ डिफरेंटली, यही मैंने आपको बताया कि यानी कि स्टेजेस ऑफ लाइफ डिफरेंट है। बच्चा किसको कहेंगे? क्या आया 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे एज को आप बच्चा कहेंगे, या 1 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे को आप बच्चा कहेंगे? ठीक है, तो ये एक यानी कि सोसाइटी डिफाइन करती है कि बच्चे की एज कितनी हो सकती है, अडल्ट की एज कितनी होगी, और बूढ़े की एज कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म। तो फिर जाहिर सी बात है 60 साल से ऊपर अगर कहते हैं कि बूढ़ा है तो जितनी उसकी आगे वाली लाइफ है वो सारी उसको लोग बूढ़ा ही कहेंगे। आगे जेंडर इज आल्सो सोशल कंस्ट्रक्शन। अब बताए कि ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है मर्द और औरत का, ठीक है, लेकिन सोसाइटी ने इसको भी मुख्तलिफ रोल असाइन किए हैं। अगर कोई औरत है तो औरत का रोल सोसाइटी में कुछ और होगा, अगर कोई मर्द है तो उसका रोल कुछ और होगा। जैसे आपकी ये हमारी जो गांव के लोग हैं वहां औरत का रोल क्या है? औरत घर की जिम्मेदार होती है, और मर्द का क्या काम है? मर्द का काम है घर से बाहर कमा कर लाना और घर वालों को खिलाना। तो ये सारा मर्द की जिम्मेदारी। औरत की जिम्मेदारी क्या है कि वो अपने बच्चों की परवरिश करे, ठीक है। इसी तरह आप शहरों में चले जाएं तो वहां मियां बीवी दोनों काम करते हैं, ठीक है, और वहां फिर रोल थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जब आप वेस्टर्न सोसाइटी में देखते हैं तो वहां ये रोल और थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सोसाइटी के लिहाज से जेंडर की जो कंस्ट्रक्शन है वो मुख्तलिफ हो सकती है, और सोसाइटी हम जो भी काम करते हैं सोसाइटी उस पर इफेक्ट करती है। यानी कि सोसाइटी जिस लिहाज से चाहती है हम उस लिहाज से काम करते हैं। जैसे सुसाइड है, हम समझते हैं कि सुसाइड एक पर्सनल मैटर है, लेकिन ये भी एक किस्म का क्या है आपका, अगर ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये भी कुछ ना कुछ सोशल फोर्सेज होंगी जो उस बंदे को इस हद तक मजबूर करेंगी कि वो सुसाइड कर लेगा, यानी कि अपनी जिंदगी को खत्म कर लेगा। तो ये भी सुसाइड की वजह क्या हो सकती है? सोशल इंटीग्रेशन की वीकनेस की वजह से बंदा सुसाइड कर सकता है। सोसाइटी डिटरमिन हु वी आर, ठीक है, यानी कि हमारा जो अपने बारे में पर्सपेक्टिव होगा वो भी हम सोसाइटी से लेंगे। सोसाइटी से मतलब अगर एक इलाका उसमें छोटे बच्चों को कहा जाता है कि किसी भी एक छोटे बच्चों का आप बहुत बहादुर हैं या आप बहुत लायक हैं, तो वो अपने बारे में यही इमेजिन करेगा कि मैं बहुत बहादुर हूं, और वो उस तरह फिर एक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये क्या है कि ये सोसाइटी जिस लिहाज से हमें दिखाती है हम उसी लिहाज से अपने आप को एवेल्युएट करते हैं कि हम इस तरह के हैं, ठीक है। आगे आ जाता है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। पीपल शुड डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड देयर ओन लाइव्स इन टर्म ऑफ लार्जर सोशल फोर्सेज, दिस इज कॉल्ड सोशल इमेजिनेशन। और ये सी राइट मिल्स जो था इसने इस आइडिया को डेवलप किया था। इसका मतलब क्या है कि हम अगर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो ये हमारी अपनी विल है तो हम कर रहे हैं। हमें इस ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि आया हम कोई काम करते हैं तो हम वो काम क्यों करते हैं, कौन सी ऐसी सोशल फोर्सेज हैं जो हमें मजबूर करती है कि हम एक सर्टन बिहेवियर को अडॉप्ट करें। तो इसको उसने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहा है। थिंक सोशियोलॉजिकली, कल्टिवेटिंग सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है। तो आपने इमेजिन करना है कि हम अगर शादी करते हैं तो एक खास तरीके के लिहाज से करते हैं, ठीक है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने सोशियोलॉजिकल थिंकिंग क्या है कि हम शादी करते हैं अगर और उसका एक सर्टेन तरीका है तो वो तरीका हमने क्यों अडॉप्ट किया, ठीक है। तो इस सब चीजों को हम क्या कहेंगे? सोशल इमेजिनेशन कहते हैं। आगे चलते हैं। बेनिफिट ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। The sociological perspective help us to assess the truth of community held assumption. The sociological perspective prompt us to assess both the opportunities and constraints that characterize our lives. The sociological perspective empower us to participate actively in our society. ठीक है, तो हमने यानी कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बेनिफिट्स को देखना है कि इसके बेनिफिट्स क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो सोसाइटी हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम किसी एक खास सोसाइटी में रहकर नहीं कर सकते। तो आपने उन दोनों को असेस करना है, ठीक है। और इसी तरह है कि ये जो यानी कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, सोसाइटी है, ये हमें एक एक्टिव सिटीजन बनने में बहुत मदद करती है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को एक सर्टन एक लाइन पे लगा देती है, एक सर्टन बिहेवियर देती है कि आपने ये जो डायरेक्शन है इसको आपने
اڈاپٹ کرنا ہے، تو اس ڈائریکشن میں آپ ایک ڈائریکشن میں جائیں گے تو آپ کو اپنے گولز کو جلدی اچیو کر لیں گے. ٹھیک ہے. The sociological perspective help us recognize human variety and confront the challenges of life in a diverse world. ٹھیک ہے. یہ جو سوشولوجیکل پرسپیکٹو ہے یعنی کہ سوشولوجیکل امیجنیشن ہے، یہ آپ کو ہیومن ورائٹی، آپ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں تو ان مختلف علاقوں میں لوگوں کا بیہیویئر مختلف ہوگا، تو آپ کی اگر سوشل امیجنیشن اچھی ہوگی تو آپ کسی بھی علاقے میں جائیں گے تو وہاں آپ آسانی سے اس علاقے میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو اچھے سے اینالائز کیا ہوگا تو وہ بیہیویئر آپ جلدی اڈاپٹ کر لیں گے. امید ہے دوستو یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا. نیکسٹ ہم کسی اور ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے. خدا حافظ.